तो आज डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी। जो सोल्यूट है उसकी डिसोल्विंग पर जो पावर है ना, सोल्यूबल होने की कैपेसिटी है, उसी को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। जैसे मान लो कोई शुगर है और अपने सोल्ट है, नमक, दोनों को आपने पानी में डाल दिया, ज्यादा डिसोल्व कौन होगा, जल्दी डिसोल्व या हाईली डिसोल्व कौन होगा, तो आप बोले नमक होगा, साल्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि साल्ट की सोल्यूबिलिटी ग्रेटर है, किससे? शुगर से। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब है डिसोल्विंग पावर ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूबिलिटी को हम समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब यहां हम सॉलिड की सोल्यूबिलिटी देखेंगे लिक्विड में कैसे होती है। आप सॉलिड की सोल्यूबिलिटी देखेंगे लिक्विड में कैसे होती है। तो सबसे पहले आप डाल लो टेम्परेचर, टॉपिक लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इसमें टेम्परेचर। मतलब कौन कौन से इफेक्ट, हाँ देखो इसमें समझना, सबसे पहले बात आती है फर्स्ट पॉइंट ए, नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट बोल दो, सोल्वेंट बोल दो। सबसे पहले बात आती है क्या होता है, जो पोलर होता है ना, पोलर, जैसे मान लो यहां मैंने लिखा सोल्यूट और यहां लिखा मैंने सोलवेंट। अगर सोल्यूट पोलर है, पोलर, और सोल्वेंट भी क्या है, पोलर है, तो ये दोनों आपस में इजीली सोल्यूबल है, सोल्यूबल। अगर सोल्यूट नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये क्या है, ये भी सोल्यूबल है। लेकिन मान लो एक है पोलर और एक है नॉन पोलर, तो ये है इनसोल्यूबल। या फिर ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये भी इनसोल्यूबल है। तो हम एक बात कह सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो समान है, इक्वल है, वो आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं। अब एक बड़ी बात होती है कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। अभी मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूं आपको आइडिया, 11th क्लास का बेसिक। पोलर वो होता है जो अपनी पोजीशन से मूवमेंट कर जाए। जैसे मान लो वाटर है, OH और H लोन पेयर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो मूव करेगा इधर, तो ये क्या है, पोलर। मान लो KCl है, Cl की तरफ मूव करेगा, तो ये भी है पोलर, ये भी हमारे पास पोलर है। अगर हम बात करें नॉन पोलर की, जो अपनी पोजीशन पे मूव ना करे, जिसके म्यू की वैल्यू 0 आए, मतलब पूरा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 आता है। क्या से होता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन, सभी कार्बन पे हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर और ये इधर। सारे फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि अपनी पोजीशन पर ही बना रहेगा, ये अपनी पोजीशन से मूवमेंट शो नहीं करेगा ये। तो पोलर नॉन पोलर में सिर्फ यही बात है कि जो अपनी पोजीशन से मूव कर जाए, जिसका एक वीडियो है पूरा यूट्यूब पे, आप उसे देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 11th क्लास का बेसिक है। तो सबसे पहले पोलर ये है और नॉन पोलर है ये। अब प्रश्न आता है कि KCl डिसॉल्व इन वाटर, व्हाई? तो आप बोलेंगे क्योंकि KCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो दोनों पोलर है, इसलिए लाइक डिसॉल्व लाइक, कि बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए, KCl इनसोल्यूबल इन बेंजीन, इनसोल्यूबल है किसमें, बेंजीन में, व्हाई? तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि बेंजीन जो है ना, बेंजीन इज नॉन पोलर बट KCl इज पोलर, सो नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है।
नॉट डिसॉल्व होता है या लेस सोल्यूबल होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो आप एक लाइन लिख लो, पोलर सोल्यूट इजीली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको यहां कह दिया KNO3 सोल्यूट सोल्यूबल इन H2O सॉल्वेंट, व्हाई? बिकॉज बोथ आर पोलर, दोनों पोलर है। लेकिन ये आ जाए, ये दोनों पोलर है, ध्यान रखना, ये आ जाए अपने पास I2 ऐसा होता है II मतलब नॉन पोलर और KNO3 पोलर, ये भी पोलर है। ये I2 आ गया, ये बोला CCl4 या S8 CCl4 जैसे दूसरा ले लो CH2, ये दोनों नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि CH2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, ये इधर मुंह करा, ये इधर मुंह करा, कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये दोनों नॉन पोलर है और ये दोनों भी क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो क्वेश्चन ये आएगा HNO3 इजीली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल या पुअर सोल्यूबल इन CCl4 CH2Y। तो आपको बोलना है क्योंकि KNO3 और H2O बोथ आर पोलर, सो लाइक इज ऑन लाइक। बट CCl4 की बात करते हो आप, CCl4 नॉन पोलर है बट KNO3 क्या है? पोलर है, इसलिए ये दोनों में सोल्यूबल नहीं है या पुअर सोल्यूबल बोल सकते हैं। बट I2 इजीली सोल्यूबल इन CCl4, व्हाई? तो I2 जो होता है वो नॉन पोलर है और CCl4 भी नॉन पोलर है, तो बोथ आर नॉन पोलर, सो इजीली सोल्यूबल। तो कहने का मतलब ये लाइक डिसॉल्व लाइक, जो इक्वल होंगे नॉर्मली वो आपस में इजीली सोल्यूबल होंगे। सेकंड देखो टेम्परेचर। फर्स्ट था नेचर ऑफ सोल्यूट, इसमें ए था नेचर ऑफ सोल्यूट, अब बी लिखो बी। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉलिड की सोल्यूबिलिटी पर? देखो आप नॉर्मली देखो, एक पानी का कंटेनर है, उसमें चीनी मिला दिया आपने, दूसरा पानी का कंटेनर है, उसमें भी आपने चीनी डाल दी, इसको आपने गर्म किया, तो ये चीनी ज्यादा सोल्यूबल है, तो हम कह सकते हैं सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? इंक्रीज होगी, पहली बात। तो एक लाइन सिंपल से लिख लो, टेम्परेचर नॉर्मली लगा लेना, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा। नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज देन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आल्सो इंक्रीज। अब बात आती है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब एक बात आती है, दो रिएक्शन होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। समझना, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है ना, ध्यान देना, उसके लिए इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज, मतलब जो एनर्जी को रिमूव करे, एनर्जी को क्या करे? रिमूव लिख दो, रिमूव करे, वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सपोज करो ये है कोई हॉट वाटर, समझना इसको, हॉट वाटर, फ्यू टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद ये नॉर्मल पानी बन गया, वाटर। तो क्या हो गया? इसने, इस हॉट वाटर ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, अपने एनर्जी को एटमॉस्फेयर में दे दिया, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया हमारे नॉर्मल वाटर बन गया। तो अब मैं कहूं इसकी H1 थी एंथैल्पी मतलब हीट से समझो, इसकी H2 थी, ज्यादा टेम्परेचर इसका था, मतलब ज्यादा गर्म ये है, तो ये ज्यादा होगा, H1 ज्यादा है H2 से। तो अब आप क्या बोलोगे? डेल H, चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी? H2 माइनस H1, मतलब डेल H क्या आ गया? देखो H1 हाई है, इसका मतलब नेगेटिव आ गया ना। तो ये बात मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया था। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिमूव हो रही है, तो डेल H की वैल्यू क्या आ रही है? डेल H की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। एक ली चितेलियर रूल था 11th क्लास में, ली चितेलियर रूल, वो ये कहता है कि अगर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड होगी, मतलब यहां आ जाएगी रिएक्शन। तो हम यहां कहेंगे अगर आप एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, याद रखना। यहां पर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिख लो लाइन,
for exothermic reaction temperature increase then solubility of solid decrease. एक्सोथर्मिक का अपोजिट है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिमूव होती है और एंडोथर्मिक जो होता है उसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, मतलब जो डेल एच है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूं, पॉजिटिव कर दिया। मैं इसका भी एग्जांपल दे सकता हूं कि बर्फ को आप रख दो, कुछ समय बाद वो लिक्विड में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखो, इसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना। तो एंडोथर्मिक फॉर एंडोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज देन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीज। तो सेकंड पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। पहला पॉइंट था सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब सेकंड है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले मैं इसमें ए लिखता हूं, ध्यान देना। ए टेम्परेचर, वही टेम्परेचर भी पढ़ाया हमने, अब टेम्परेचर देखते हैं। तो ध्यान देना, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मान लो इस तरह से है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जैसे ही आप इसको किसी 2 गिलास में डाल दिए, आपने क्या किया, इसे 2 गिलास में डाल दिए, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक में तो आपने आइस डाल दी, आइस डाल दी। थोड़ी देर बाद आप पियोगे ना इनको, तो इसमें से CO2 रहेगी, मतलब ये बढ़िया लगेगी आपको, ये बेकार लगेगी। रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर अगर डाउन है ना तो गैस जल्दी और ज्यादा सोल्यूबल है लिक्विड में। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसी की बात नहीं करते हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या होगा, गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि देखो आइस का मतलब क्या है, आइस डालोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना इसका, तो ज्यादा CO2 इसमें डिसोल्व होगी। हम अगर इसे पिएंगे तो CO2 का टेस्ट अच्छा आएगा, तो हमें यहाँ कोल्ड ड्रिंक बढ़िया लगेगी। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर डाउन है तो गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो किसी भी चीज में ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज है तो गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो एक लाइन इसमें लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीज देन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज। नेचर ऑफ गैस, अब गैस के नेचर की बात कर रहा हूं। नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ गैस, बी पॉइंट, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो HCl है, HCl को वाटर में रिएक्शन कराओ, रिएक्शन हुई, एक H इसने इसको दे दिया क्योंकि एसिड है, तो बन गया H3O+ और Cl-। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखते हैं ना अपन, वो लैब वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो नॉर्मली स्टूडेंट HCl बोल देता है, ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है कि HCl में कुछ % वाटर मिला होता है, तो ये फॉर्मूला है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यहां HCl गैस है, समझना बहुत अच्छी तरह, और ये है लिक्विड। तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। क्या ये गैस ये लिक्विड के साथ रिएक्शन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। रिएक्शन कर रही है, कोई कंपाउंड बना रही है? बिल्कुल कंपाउंड बना रही है। मतलब जो गैस लिक्विड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाती है वो गैस ज्यादा सोल्यूबल है। अगर यही बात आपसे पूछे, HCl गैस नॉट सोल्यूबल इन बेंजीन, बेंजीन क्या है, लिक्विड मान लो, नो सोल्यूबल, नो रिएक्शन या कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि HCl बेंजीन में इनसोल्यूबल है क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बना रही। लेकिन ये सोल्यूबल है, जैसे मैं कहूं आपसे SO2 सोल्यूबल इन वाटर, वाई? तो क्योंकि H2SO3 बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड, तो ये क्या है, एक एसिड है। तो H2SO2 इजीली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज
वाटर के साथ ये रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रहा है। तो एक लाइन हम बोल सकते हैं कि गैस रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, कोई गैस है रिएक्ट विथ लिक्विड देन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दिस गैस मोर सोल्यूबल इन लिक्विड, दिस गैस मोर सोल्यूबल इन लिक्विड। अगला हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, सी पॉइंट प्रेशर पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट, ओके, गुड डे।